आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत अगले चंद सालों में बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दावोस में WEF के सालाना इजलास में एतमाद का किया इजहार। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस। 72 घंटे के अंदर 4 ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। तमिलनाडु के नायब वजीर आला स्टालिन को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका। सनातन धर्म पर उनके बयान को करार दिया गया नफरत अंगेज। अमित मालविया के खिलाफ दर्ज FIR हुई मुस्तरद। संभल तशद्दुद के मास्टरमाइंड मफरूर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अदालती हुक्म पर गैर कानूनी जायदाद कुर्क करने का अमल शुरू। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का आज से आगाज। नागपुर में होगा पहला मैच। वर्ल्ड कप से कबल सूर्य कुमार यादव की क़यादत वाली टीम के लिए यह होगा एक बड़ा इम्तिहान। और अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना की मीटिंग ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने और साल 2030-31 तक प्रमोशनल और तरक्याती सरगर्मियों के लिए माली मदद की तौसीक को मंजूरी दी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को इक्विटी सपोर्ट की भी मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी मसाबकती शरहों पर इजाफी वसाइल जमा करने की, SIDBI की काबिलियत, MSMEs को क्रेडिट के बहाव में इजाफा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सपोर्ट को मंजूरी दी और इस इक्विटी कैपिटल को महकमा मालियात खिदमात के जरिए SIDBI में दाखिल किया जाएगा। ये 5,000 करोड़ रुपए की रकम 3 किस्तों में तकसीम किए जाएंगी और इससे तकरीबन 25.74 लाख नए MSMEs मुस्तफीद हो सकेंगे। मरकजी काबीना का दूसरा अहम फैसला अटल पेंशन योजना APY से मुतालिक है, जिसमें मरकजी काबीना ने अटल पेंशन योजना को माली साल 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अटल पेंशन योजना का मकसद गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्करों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में लाना है। बीजेपी के नए कौमी सदर नितिन नबीन ने अपना ओहदा संभालने के बाद पार्टी के अंदर तंजीमी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नौमुंतखब सदर नितिन नबीन आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के साथ साथ रियासती सदूर और कौमी सेक्रेटरीज भी मीटिंग में शरीक हैं। तंजीमी ताकत और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली इजलास में मरकजी हैसियत रखती है। कल नितिन नबीन ने कहा था कि इस साल 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी और भी मजबूत होकर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी सियासी जमात से है जहां सियासत इक़्तिदार की नहीं बल्कि अमली मश्क़ की होती है। सियासत मज़े के लिए नहीं बल्कि कुर्बानी का मुतालबा करती है और सियासत किसी ओहदे की नहीं बल्कि जिम्मेदारी से होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना मीटिंग के दौरान मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान मुस्तक़बिल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत अगले 5 सालों में 6 से 8% की शरह से तरक्की करेगी और अंदाजा है कि हिंदुस्तान की हकीकी तरक्की की शरह भी इस मुद्दत के दौरान 6 से 8% के दरमियान रहेगी। India will become the third largest economy in the coming few years itself. It's not a question of will it become, it's certainly, that's a certainty that will happen. It's a question of within next few years, we will definitely become the third largest economy. What's working very well is the last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well-defined and very focused execution. It's built on 4 pillars. The pillar of public investment in physical, digital and social infra. The pillar of
making sure that the entire society grows along with the growth of the country, so very inclusive growth. Third, the pillar of manufacturing and innovation. Fourth, the pillar of simplification. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. So that's the kind of growth journey which is there, we can say with a lot of confidence. And what's working very well is that the entire society is seeing the benefit of it. दरअसल मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत कोऑपरेटिव विफाकियत के उसूल पर काम कर रही है और मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान एक मुस्तहकम और मजबूत शराकतदारी कायम कर रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसी कई रियासतों में अहम इस्लाहात की जा रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुतादिद इस्लाहात नाफिज की गई हैं, जिनमें लेबर इस्लाहात एक अहम कदम है। न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना शामिल है और इसके अलावा और कई दीगर शोबों में भी इस्लाहात नाफिज की गई हैं। We follow a model of cooperative federalism where the central government and the state governments, we work together to bring out many of the reforms. And some of the reforms which are happening in Maharashtra, in Andhra Pradesh, in Odisha, many of these reforms are now becoming the template for other states to follow. And the labor reforms implementation is a major step. GST simplification, labor reforms, opening the nuclear energy sector to private sector, and reforms in practically every sector. We have two groups of ministers which are working on half the ministries in one group, half the ministries in other group, where we are going down to the procedural reforms, to legal reforms, to every possible reform that we can have. And I'll request all the participants present here, in case you feel there is any particular point which is hampering your growth in India, do come out. We are here to listen to your problems and solve them. We are here to be the catalyst for your growth in India. और इससे कबल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में IBM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरविंद कृष्णा से मुलाकात की। उन्होंने मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर ऑफिसर जोएल कैपलान से भी मीटिंग की। अश्वनी वैष्णव ने मीटिंग की इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर किया। मीटिंग के दौरान सेहत की देखभाल के शोबे से मुतालिक आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया अब भारत को आलमी इख्तरा के अहम मुल्क के तौर पर देखती है। भारत और स्पेन ने दहशतगर्दी को एक आलमी चैलेंज करार दिया है और दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त का वाज़ेह पैगाम भेजने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने हस्पानवी हम मनसब जोइस मैनुअल एल्ब्रिस से मुलाकात की और मीटिंग के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत और स्पेन दोनों तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार हैं और अब वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी का वाज़ेह पैगाम दिया जाए। World order is clearly undergoing a profound change. It is more imperative than ever before for nations to collaborate on shared challenges. This is particularly the case with respect to combating terrorism, where both India and Spain have been victims. The world must display zero tolerance towards terrorism. इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और 72 घंटे के अंदर 4 ओहदेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। कमीशन ने इस बात की भी तहकीकात का हुक्म दिया है कि कौन से महकमे हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। मुतालिका रिपोर्ट 24 जनवरी को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। और आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में आशा कारकुनों ने ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया है। वो अपनी कम से कम उजरत में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। आशा कारकुनों ने अब हेल्थ बिल्डिंग के सामने एहतजाज करने की कॉल दी है, जिससे मगरबी बंगाल पुलिस ने हेल्थ बिल्डिंग के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है और इल्जाम लगाया जा रहा है कि
रियासत के मुख्तलिफ अजला में पुलिस आशा कारकुनों को कोलकाता में दाखिल होने से रोक रही है और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। और ये भी इल्जाम है कि पुलिस आशा वर्करों को रेलवे स्टेशनों पर ही रोक रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल के दौरान मुल्क भर में 22 नए मुबस्सिरीन को तैनात किया है और इस तकर्री के हिस्से के तौर पर मगरबी बंगाल को 11 नए मुबस्सिर तजवीज़ किए गए हैं और इससे रियासत में तैनात अफसरान की कुल तादाद 20 हो गई है। खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम इस वक्त बंगाल में बड़े पैमाने पर जारी है। अवामी सहूलत के लिए कमीशन ने नाम के इजाफे और सही के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 15 जनवरी से 19 जनवरी तक बढ़ा दी है और इन दरख्वास्तों और शिकायत की अब 7 फरवरी तक समाअत की जाएगी और इस पूरे अमल को मुकम्मल करने के बाद बंगाल की हतमी वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 में शिरकत की और अपने खिताब में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत का सबसे अहम अमल है और ये साल ब साल बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने बूथ लेवल अफसरान को जमहूरियत की बुनियाद करार देते हुए कहा कि इंतखाबी अमल को शफाफ तरीके से अंजाम देने में BLOs का अहम किरदार है। Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. Each booth, polling booth in India, roughly has around 970 electors, roughly 300 houses. And the responsibility of the electors and ensuring that all the eligible electors are included in the electoral roll is vested with a booth level officer. The booth level officer is the foundation and is the foundational pillar for the electoral democracy in India. और इसके साथ ही उन्होंने बिहार के इंतखाबात पर कहा कि बिहार में 7.5 करोड़ वोटर्स को SIR के जरिए वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें BLO और बिहार के दीगर तमाम इंतखाबी अफसरों के जरिए खालिस वोटर लिस्ट बनाने में कामयाब रहे हैं और इस मामले में कमीशन के सामने एक भी शिकायत नहीं आई है। With the efficiency of the booth level officers, the electoral registration officers and the chief electoral officer of Bihar, that out of 75 million electors, the number of appeals were 0. And another feat which was achieved in these Bihar elections were, we had polling on 2 dates, 6th November and 11th November. Nearly 1 lakh polling stations. And once again, a leading question, how many repolls were required? 0. संबल जिले के सदर तहसील इलाके में वाक़ शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान तशद्दुद के मास्टरमाइंड और फरार गैंगस्टर शारिक साटा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अदालती हुक्म के बाद पुलिस ने शारिक की गैर कानूनी जायदादों को कुर्क का अमल शुरू कर दिया है। बुध की सुबह 5 पुलिस स्टेशनों के 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की एक टीम ने नखासा थाना इलाके के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया में शारिक के घर पर कुर्की के लिए कागजी कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और अवामी इत्तला के लिए डुगडुगी बजाई गई। भारत के सबसे बड़े ऑटो लिफ्टर शारिक साटा के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। शारिक एक साल में 300 से ज्यादा लग्जरी कारें चोरी करता था और वो इस वक्त दुबई से अपने जराइम का नेटवर्क चला रहा था। संबल के पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया है कि 24 नवंबर के तशद्दुद के मास्टरमाइंड शारिक साटा के खिलाफ 69 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस की मुतादिद कोशिशों के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और अब अदालत से कुर्की की कार्रवाई की इजाजत ली गई है और उसके घर को कुर्क किया गया है। जनपद संबल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा, जो कि यहाँ से 2020 में
भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। उसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने डीएमके को निशाना बनाया है। उन्होंने डीएमके को हिंदू मुखालिफ और आइन मुखालिफ पार्टी करार दिया। शहजाद पूनावाला ने इल्जाम लगाया कि पीयूष गोयल ने कुछ दिन पहले यहां पर दीपम केस में अदालत के फैसले पर तबसरा किया था और जिस पर डीएमके ने जज के खिलाफ मुआखजा का मुतालबा किया था। कि एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है। ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान और करते हैं हिंदू का अपमान। यही बन चुकी है डीएमके की पहचान। श्री पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था और वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पे था। उस समय पर भी मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट दिया था कि जो सिंगल जज का जजमेंट था दीपम केस में कि हिंदुओं को कार्तिकाई दीपम लगाने का अधिकार है मदुराई में, वो फैसला सही है। और उस समय पर भी डीएमके ने क्या किया था? उस समय पर भी डीएमके ने इंपीचमेंट वाला फतवा जारी किया था उस जज के खिलाफ। इट इज सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग। और अब बात करते हैं प्रगति यानी कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति प्लेटफॉर्म ने उन मंसूबों को एक नई सिमत दी है जो बरसों से रुके हुए थे। बिहार का पटना गंगा रोड और रेल ब्रिज जेपी सेतु इसकी एक ताकतवर मिसाल है जो शुमाली और जुनूबी बिहार को जोड़ता है और तरक्की की रफ्तार को तेज करता है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस और बरवक्त निफाज के प्लेटफॉर्म ने उन मंसूबों को नई तहरीक दी है जो बरसों से फाइलों, अमल और ज़मीनी सतह की रुकावटों में फंसे हुए थे। बिहार में इसकी सबसे ताकतवर मिसाल पटना गंगा रेल कम रोड पुल है, जिसे आज लोग एहतराम से जेपी सेतु कहते हैं। यह मंसूबा न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक कारनामा है बल्कि तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के जरिए मौसर निवास की जिंदा मिसाल भी है। इस शानदार मंसूबे को 2001 में मंजूर किया गया था और इसकी तामीर 2002 में शुरू हुई थी, लेकिन ज़मीन के हुसूल, मुआवजे की अदायगियों और इंतज़ामी मंजूरियों से मुतालिक पेचीदगियों की वजह से काम जल्द ही रुक गया। ये मंसूबा तकरीबन 13 साल तक तात्तुल का शिकार रहा और 2015 तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रोजेक्ट को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। आला सतही जायज़ों, वाज़े हिदायत और मरकज़ी रियासती तालमेल के बाद रुकावटों को एक एक करके हटा दिया गया और इसके नतीजे में इस मंसूबे ने रफ्तार पकड़ ली और ये तारीख़ी पुल 4 मार्च 2022 को मुकम्मल हो गया। तकरीबन 3,774 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये पुल न सिर्फ गंगा पर एक नया रास्ता फराहम करता है बल्कि शुमाली और जुनूबी बिहार को मुस्तकिल तौर पर जोड़ता भी है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर तवील रेल और रोड पुल में 123 मीटर के 36 स्पैन है। ये जदीद ट्रांसग्रिडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं।
निचले डेक पर रेल ऑपरेशंस और ऊपरी डेक पर सड़क की ट्रैफिक के लिए पुल का इंतजाम इसे मुल्क के मुंतखब कसीर मकसदी पुलों में से एक बनाता है। आज इस पुल से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां और तकरीबन 50 ट्रेनें गुजरती हैं। इससे कबल मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों को 120 से 150 किलोमीटर का इजाफी सफ़र तय करना पड़ता था और सड़क और ट्रैफिक का मुकम्मल इन्हिसार महात्मा गांधी पुल पर था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम लगा रहता था। जेपी पुल की तामीर से न सिर्फ सफ़र का वक्त बचा है बल्कि ईंधन की भी बचत हुई है। आज पटना गंगा रेल कम रोड पुल शुमाली और जनूबी बिहार की लाइफलाइन बन गया है। पटना गंगा रेल सह रोड ब्रिज प्रोजेक्ट 5 नवंबर 2001 को सैंक्शन हुआ था। इसका निर्माण कार्य साल 2002 में शुरू हुआ। हालांकि जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कई समस्याएं थीं। साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से प्रगति प्लेटफॉर्म पर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। इसके बाद काम में काफ़ी तेज़ी आई। साल 2022 में ये काम पूरा हुआ। आज इस 4.5 किलोमीटर के रेल कम रोड ब्रिज से औसतन 50 ट्रेनों का प्रतिदिन परिचालन हो रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरियां घट गई हैं और लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिला है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि प्रगति सिर्फ एक जायजा प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ठोस फैसलों और ज़मीन पर नज़र आने वाली तरक्की के लिए एक मुकम्मल और मौसर अमल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लिए गए फैसलों से अब पूरी रियासत बिहार को फ़ायदा पहुँच रहा है, जहाँ नामुकम्मल स्कीमें अब तरक्की की पहचान बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो ये थी बात प्रगति यानी कि तेज रफ्तार तरक्की की। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इंसानी इमदाद और आफात से मुतालिक इमदादी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हिंदुस्तानी आर्मी इंजीनियर टास्क फोर्स ने कैंडी और नुवारा एलिया को मिलाने वाले B492 हाईवे पुल का इफ्तिताह करके श्रीलंका के वस्ती सूबे में राब्ता बहाल कर दिया गया है। B492 हाईवे कैंडी और नुवारा एलिया अजला के दरमियान एक अहम रास्ता है। तूफान दितवा की वजह से होने वाले नुकसान ने 1 माह से ज्यादा अरसे तक इस रास्ते पर राब्ता मुनक़ता कर दिया और जिससे मकामी कम्युनिटीज़ की नक़्लो हरकत और आम जिंदगी मुतासिर हुई। हिंदुस्तान की इंसानी इमदाद ने इस लाइफलाइन को बहाल कर दिया गया है और जिससे शहरी ट्रैफिक और इक़्तिसादी सरगर्मियों को बहाल करने में मदद मिली है। ये कोशिश श्रीलंका के साथ हिंदुस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी जाहिर करती है और हिंदुस्तान की पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी के अमली निफाज की अक्कासी करती है, जो पायदार शराकतदारी, यकजहती और बहरान के वक्त में बरवक्त मदद का मजहर है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में शाम 7 बजे खेला जाएगा। ये सीरीज अगले माह T20 वर्ल्ड कप के आगाज के मौके पर हो रही है। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में धचका लगा और वो जवाबी वार करने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।